एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच में कहानी की कलाओं को लेकर, यानी कि दास्तानगोई को लेकर। और इस बार लेकर आया हूँ एक नई कहानी का नाम है उर्वशी, लिखी है जैनेंद्र कुमार ने। क्लब में बाहर बैडमिंटन हो रहा है और कुछ लोग कुर्सी पर गपशप कर रहे हैं, लेकिन 4 जनों की एक मंडली इन सबसे बचकर एक छोटी गोलमेज के चारों ओर बिजली के पंखे के नीचे अंदर कमरे में ब्रिज पर जमी हुई है। सत्याचरण ब्रिज का माना हुआ खिलाड़ी है और वो जीत भी रहा है, पर वो अनमना मालूम होता है। खेल के बीच में उसने कहा कि हटाओ जी, आओ कुछ बातें करें। हरिश्चंद्र ने एक खेल के लिए और आग्रह किया और खेल से उसमें उत्साह जागता है, हार से वो उत्साह और प्रोत्साहित होता है। सत्याचरण ने हरिश्चंद्र को और उदास भाव से देखा और खैर फिर ताश बांटने लगा। इस तरह शुरू होकर अकेले में काफी देर तक ब्रिज खेला जाता रहा। सत्याचरण खिन्न था और अनायास अपनी जीत से और भी खिन्न। इस पर उसने बिना अपने पत्तों की तरफ देखे हुए ही ऊंचा दाव बोल दिया। वो बेहद झल्ला आया जब उसने देखा कि पत्ते ठीक उसी बाजी के लायक हैं और वो फिर जीत गया है। अंत में वो उसी तरह बोलता गया और फिर बुरी तरह हार गया। तब कहा, लो अब हटाओ, ऐसी सुहावनी संध्या हम बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद मित्रों में बातचीत होने लगी। वो बात इस विषय से उस विषय पर फुदकती हुई जाने कहाँ फिरने लगी। रूजवेल्ट, चर्चिल, जापान संकट, नई फिल्म, युवती की हत्या, गांधी जी की हत्या, सब पर चर्चा घूम गई। सत्याचरण ने उसमें विशेष योग नहीं दिया। इस समय क्लब के और लोग वहां आ गए थे। हरिश्चंद्र ने कहा कि क्यों भाई, बाजी का इतना भी क्या गम, तुम तो बोलते ही नहीं। सत्याचरण ने उधर ध्यान न देकर कहा, मेरा एक प्रस्ताव है दोस्तों, वो ये कि हम सब अपनी जिंदगी की ऐसी कोई घटना सुनाएं जिसमें उन्हें बेवकूफ बनना पड़ा हो। लोगों ने एक आवाज से कहा, मंजूर। हरिश्चंद्र ने सुझाया और आरंभ सत्याचरण ही करें। दूसरे साथियों ने भी सहमति दिखाई और तब पकड़े जाकर सत्याचरण ने कहना शुरू किया, बेवकूफ़ी मेरा अनुभव है कि कोई नीरस वस्तु नहीं है, इसी से उसे अष्टगुणा भी नहीं कहा जा सकता है। कठिनाई तब उपस्थित होती है जब व्यक्ति मान उठता है कि वो बेवकूफ़ बन रहा है, अन्यथा वो अत्यंत आनंददायक अवस्था है। सन 25-26 में मैं वियना में रहा। यहाँ एमए करके मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के विशेष अध्ययन के लिए मैं वहाँ गया था। पेरिस में हमारी दुकान भी थी। यहाँ पढ़ते हुए भी मैंने दुकान के जवाहरात का काम देखना शुरू कर दिया था। पिता मेरे यूरोप जाने के पक्ष में न थे, पर मैंने कहा कि मैं व्यवसाय का काम भी साथ ही करता रहूँगा, जिसकी वियना जैसे नगर में एक विद्यार्थी को विशेष सुविधा हो सकती है। इस भांति मैंने बहुत मनोरम चित्र पिता के सम्मुख उपस्थित किया और अंत में एक मुस्कुराहट के साथ पिताजी ने भी अनुमति दे ही दी। पेरिस में मुझे बताया गया कि वियना जवाहरात का किसी से कम अच्छा खरीदार नहीं है। ये बात मैंने सच भी पाई। व्यवसाय के उत्साहप्रद अनुभव से आरंभ होकर वियना का अध्ययन काल मेरे लिए आनंद काल ही हो रहा और मैं वहाँ पूरे 3 साल रहा। भारतीय लोग भी वहाँ पर काफ़ी थे, 50 से ऊपर होंगे। अधिक मेरे समान विद्यार्थी थे और कुछ यात्री शेष रोगी। वियना में आधे डॉक्टर हैं, क्योंकि वहाँ दुनिया के रोगी आते हैं। स्थलीय आबादी के अनुपात से डॉक्टर आधे से भी ज़्यादा हो तो अचरज नहीं। इससे दूर दूर देश के लोग वहाँ आते रहते। भारतीयों की वहाँ एक गोष्ठी थी और मैं उसमें शामिल हो गया। क्लब उसे बाकायदा तो नहीं कहा जा सकता। अपारगृह में अक्सर शाम को हम मिला करते थे। कुछ जर्मन, ऑस्ट्रियन और फ्रांसीसी भी हमारे साथ थे और पर्यटन के शौकीन अमेरिकन भी 1-2 हमारे साथ बने रहते थे। मेरा ध्यान शुरू में ही श्रीमती सेन की तरफ गया। लोगों ने मिसेज सेन या मिस शरद कहते थे। कई वर्षों से वो वियना में ही थी और वहाँ के समाज में ही उनका जैसा घर हो इस सहज भाव से व्यवहार करती थी। यहाँ वो एक डॉक्टर के सैनिटोरियम में अपना अलग अच्छा सा स्थान लेकर रहती थी। मिसेज और मिस दोनों वो एक साथ कैसे हैं, यह आरंभ में मैं किसी से पूछ ना सका। मुझे उनकी सरलता, कुशलता और तत्परता ने आकृष्ट किया। उन्हें मैंने कभी सोच नहीं पाया। सदा प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखती थी। भारतीय में वो विशेष लोकप्रिय थी और मैं देख सका कि वहाँ के स्वदेशी यानी विदेशी समाज में भी वो उसी तरह अभ्यर्थनीय, स्मरणीय और समरस हैं। विजयनगर से वो पूरी तरह परिचित थी। हर अभ्यागत भारतीय को उनका सहारा था। मेरे लिए एक परिवार में उन्होंने ही स्थान का प्रबंध किया था। उनसे मेरा परिचय जो साधारण था, इस भांति घनिष्ठता की ओर बढ़ा। अमेरिका के एक धनिक पुत्र यूरोप की सैर कर रहे थे, साथ उनके एक ब्रिटिश कुमारी थी। उपाहारगृह में श्रीमती सेन ने संकेत से मुझे बुलाया और उनसे परिचय कराया कि मैं जौहरी हूँ। ये जानकर उन्होंने मुझे कुछ सामान देखना चाहा। मेरी पास दुकान तो कोई थी नहीं, फिर भी मेरे पास माल काफ़ी था, लेकिन मैं इस बात का आभास जहाँ रहता था उस परिवार वालों को किसी तरह होने नहीं देता था। इससे मैं असमंजस में था कि सामान्य लोगों को किस स्थान पर दिखाया जाए। ऐसे समय में अनायास कुमारी शरद की सहायता प्राप्त हो गई।
बोली मैं भी जवाहरात देखना चाहती हूँ, आप सब लोग कल मेरे यहाँ चाय पर कृपया पधार सके, मैं बहुत आभारी हूँ, आइएगा मिस्टर सत्या। ये प्रबंध सबको सुविधाजनक हुआ और हम लोग अगले दिन श्रीमती सेन के यहाँ जमा हुए। उस मुलाकात में मुझे मालूम हुआ कि उनका नाम शरद पूर्णिमा है। किन्हीं सेन से उनका विवाह हुआ था और वो पूर्णतः स्वतंत्र है और श्री सेन के संबंध में स्पष्ट ही मैं कुछ नहीं पूछ सका, पर उसके बाद से अनुमति लेकर मैं उन्हें शरद ही कहने लगा। अमेरिकनों ने काफी सामान पसंद किया और नगद नोटों में मूल्य चुकाया। शरद ने कहा इस तरह नजदीक से हाथ में लेकर जवाहरात देखने का उनका पहला मौका है, सचमुच ये पत्थर सुंदर होते हैं। शरद ने अमेरिकन से पूछा कि इन खरीदी हुई चीज़ों का वो क्या करेंगे। अमेरिकन युवा ने कहा मैं खरीदता नहीं हूँ, खर्चता हूँ, रुपया वो आता है तो खर्च ना हो तो वो हमें खा जाए। मैं जीवन में विश्वास रखता हूँ और हाथ से पैसा लेकर जीवन में लहरों की सृष्टि करता हूँ। रुक कर वो जीवन को रोकता है, सतत तरंग में है, वही मेरी दृष्टि में जीवन है। क्या मैं देख सकता हूँ कुमारी उज्ज्वल, अमेरिकन ने मिस वाइट कहा था, कि सोने के सूत में टका ये नीलम आपकी ग्रीवा की प्रदक्षिणा पूर्व वक्ष पर कैसा शोभायमान होता है। कहते कहते उस अमेरिकन युवक ने वो नीलम का कंठा शरद के गले में डाल दिया। शरद की देह का वर्ण कच्चे दूध की नाई सफेद था। विदेश में वो वर्ण और भी सुंदर प्रतीत होता था। यूरोप में साफ सफेदी कम मिलती है और उस पर कुछ भूरापन रहता है। किंचित नीलिमा के आवाज के लिए वहाँ अवकाश नहीं होता। शरद की हिमधवल खुली गर्दन पर से लटकता हुआ वो पारदर्शी श्रुति से झलकता नीलम बहुत ही सुंदर मालूम होता था। अमेरिका की साथिन रूथ उस पर मुग्ध ही जान पड़ी। इस मुग्धता पर प्रसन्न होकर अमेरिकन ने बक्स में से निकालकर उसी समय दूसरा कंठा रूथ को पहना दिया। गर्दन के पीछे के किनारे से क्रमश बढ़ते हुए आकार के मोती उसमें परोए हुए थे और बीच में हर पन्ने के दोनों लाल मणिक जड़े हुए थे। पन्ने के ऊपर शिवशीष पर से उच्छलित गंगा फेन का भ्रम देता हुआ एक निर्दोष हीरा टंगा हुआ था। शरद ने बढ़कर रूथ का चुम्बन लेकर इस कंठहार वलियत इंग्लिश सौंदर्य का अभिनंदन किया, जिस पर रूथ लजा आई। अनंतर शरद अपना हार उतार कर अमेरिकन को वापस करने लगी। अमेरिकन युवा ने हंसे लेने से इनकार कर दिया। शरद ने कहा मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, हम अभी मित्र भी तो नहीं है। अमेरिकन ने कहा इससे सुंदर वक्ष नीलम के भाग्य में कहाँ होगा। मैं उसे यथास्थान पहुंचाने में निमित्त हूँ, तो क्या इतना गौरव भी मुझसे छीनेगा। आप अकंठ ही उसकी अपनी जगह है। इस प्रकार के वाक्यों से अमेरिकन ने शरद को लाचार कर दिया और वो हार फिर से उसके गले में पड़ गया। अब इस बात पर मुझे बड़ी लज्जा थी कि मैं रह रहकर सोचता था कि ये मुझे ही क्यों ना सूझा कि ये कंठार मैं शरद को दे दूँ, किंतु ये सोचकर भी कि तब या उसके बाद कोई दूसरी चीज़ मैं शरद को दे ना सका या दे दूंगा, ये भी नहीं। तभी सोचता हूँ कि मनुष्य की आकांक्षा और साथ ही उसकी शुद्धता का अंत नहीं है। तभी सोचता हूँ कि मनुष्य की आकांक्षा और साथ ही उसकी शुद्धता का अंत नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम में घनिष्ठता हो चली थी। मैं अक्सर शरद के यहाँ जाता था और वो भी कभी कभार हमारे परिवार में आ जाती थी। हम लोग साथ घूमते, सिनेमा जाते, कैफे में बैठते। मुझे खर्च की तंगी न थी और शरद की बाध्यता भी कम न थी। हम लोग तरह तरह की बातें करते। उसने मेरे संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। मैंने बतलाया कि मेरा विवाह हुआ तो था, पर द्वैरागमन से पहले ही पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। बात झूठी थी। घर पर पत्नी और 3 वर्ष की बालिका को छोड़कर मैं यूरोप गया था और शरद के संबंध में मुझे कोई विशेष तथ्य ज्ञात हुआ, इसका मुझे भरोसा ना होता था। वो अपने संबंध की चर्चा को टालती तो न थी, पर उत्तर कुछ ऐसा विचित्र और इस प्रकार मुस्कुरा कर देती थी कि मैं नहीं जानता था कि क्या मैं विश्वास करूं और क्या नहीं। उसने बताया कि मैं रोगिणी हूँ। मनुष्य उपचार के लिए यहाँ पति ने यहाँ रहने की आज्ञा दी है। डॉक्टर जिस दिन कह देंगे वो बुलाएंगे, देश चली जाऊंगी। पर चिन्ह उल्टे दिखाई देते थे। चेहरे पर कहीं रोग के लक्षण न थे, यद्यपि देह से दूरी न थी, पर उनकी सी तत्पर, अप्रमादी और निशंक महिला मैंने कमी देखी होंगी। पति का आसपास कोई चिन्ह न था, न उसके व्यवहार में किन्हीं पति के अस्तित्व का समर्थन था। पूछा तो कहा पति वृद्ध है और असमर्थ है। खर्च भी वही बेचते हैं। हाँ, वही बेचते हैं। तो तुम निर्द्वंद हो। हाँ, एकदम निर्द्वंद। पति के पास जाने की चिंता तो नहीं है। चिंता मुझे डॉक्टर और पति दोनों की ओर से निषिद्ध है। पति तुम्हें याद करते हैं, पर मुझे करने को मना करते हैं। इस तरह के प्रश्नोत्तर से मैं अनेक दे सकता हूँ, पर उत्तर के साथ वो उस प्रकार मेरी ओर मुस्कुराती थी कि उत्तर पाकर भी मेरा प्रश्न मुझ में अनुत्तरित रहता था।
खैर, हम लोगों ने एक बार वहाँ एक भारतीय समारोह का आयोजन किया। उसमें उर्वशी नाटक खेला गया। ये सूझ शरद की थी और वही उर्वशी बनी थी। नाटक में उस अप्सरा के नृत्य पर सब मोहित हो गए। एक रात के प्रोग्राम को हमें कई रात चलाना पड़ा। वीना जैसे नगर में एक बार उसकी धूम हो गई थी और खासी आमदनी हुई। आय का धन तभी एक समिति बनाकर उसके अधीन बैंक में जमा कर दिया गया। शरद भी समिति की सदस्यता थी और संभव है कि उस उर्वशी नृत्य और नाटक की प्रशंसा तब के यूरोप के पन्नों में से आप में से किसी ने देखी भी हो। समारोह के बाद मैंने जो अपनी चीजें संभाली तो उसमें एक रत्न मेखला नहीं पाई गई। उर्वशी के कटे श्रृंगार के वो काम आई थी। उर्वशी नृत्य को देखते समय मेरी निगाह अपनी मेखला पर ही जाकर पड़ती थी। मेखला बेशकीमती तो थी ही, उस पर कटी प्रदेश पर उसकी शोभा निराली जान पड़ती थी। उर्वशी को अंतिम लाश से लोला पर वो मेखला कटी से खासकर भूमि पर आ पड़ी। ऐसा अनुमान है, फिर उसका पता नहीं चला। यह हानि छोटी नहीं थी और मैं अंत में तो वैश्य था। कमाने आकर इस तरह खोने का वश मेरा ना था, पर अब क्या किया जा सकता था। समारोह के बाद कुछ दिन तक शरद बाहर कम दिखाई दी और उसके नाम की ख्याति थी और विशेष खुलकर न दिख सकती थी। निश्चय था कि आम जगह कहीं उसका पता चल जाए तो सैकड़ों उंगलियां और उससे कई गुना आंखें उसकी ओर उठी रह जाएं। अंत में मैंने एक बार उसके घर जाकर उसके नृत्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि उसने विदेश में हम भारतीयों का गौरव बढ़ाया है। वो मेरी ओर देखते रही और बोली, आपकी मेखला नहीं मिली। मैंने कहा, छोड़ो, उस तुच्छ बात को क्या याद करती हो? आपने पुलिस को खबर नहीं दी? हटाओ उस बात को। पुलिस अभी तक मेरे पास वो तलाशी के लिए नहीं है। आप कैसे व्यापारी हैं? सुनकर मैं शरद को देखता रह गया। कहा, कैसी बातें कहती हो? नाटक में उर्वशी ने ना उसे पहन रखी थी। पुलिस में कुछ बुद्धि है तो उसे मेरी तलाशी पहले लेनी चाहिए थी। कहकर वो मेरी आंखों में देखने लगी। कहानी का अगला लेकर आता हूँ दोबारा से 10 रंगोई में।